आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संगीतास पाठशाला में। मैं संगीता मोदक, आपकी अर्थशास्त्र की शिक्षिका, एक बार फिर से आप सबों के सामने हाजिर हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th, विषय अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, अध्याय 1 विकास, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इसके पार्ट 4 को, जिसमें कि हम इसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। इस चैप्टर में अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके लिंक दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ पे जा कर के इस चैप्टर को एक बार पढ़ सकते हैं प्रश्न उत्तर तक पहुँचने से पहले। और आई बटन पे मैंने लिंक भी दे दिया है, आप उसको भी खोल करके देख सकते हैं। तो आइए अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये तीनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लहजे से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान? तो इसका जवाब होगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये हैं, तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो आइए ज़रा इसको निकाल के देखते हैं। तो हमारा सवाल ये है, तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि चारों परिवार की कुल आय 5,000 है, बाकी हम सबको जोड़ देंगे 4, 7 और 3,000, और जो नहीं है उसको हम लोग x मानेंगे, उसको 4 से भागा देंगे, औसत जैसे निकाला जाता है। तो 5,000 इज इक्वल्स टू, जोड़ देंगे सबको तो 14,000 प्लस x/4। तो 5,000 को 4 से गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 14,000 प्लस x हो जाएगा, यानी कि 20,000 इज इक्वल्स टू 14,000 प्लस x, यानी x इज इक्वल्स टू 20,000 माइनस 14,000। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 6,000। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। औसत को इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये कह रहा है कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं हैं तो क्या है? तो विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश के आय को प्रमुख मापदंड मानता है। यह हमने पहले भी देखा है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें अधिक विकसित समझा जाता है, जिन देशों की आय कम है उन्हें कम विकसित समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक आय का अर्थ है इंसान की ज़रूरतों की सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध की जा सकती है। जो भी लोग को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वह उन सभी चीज़ों को अधिक आय के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा आय विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रमुख मापदंड माना जाता है। लेकिन अगर हम विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट देखेंगे 2006 की, तो उसमें देश की वर्गीकरण करने के मापदंड जो है वो देखिए नीचे दिए गए हैं। कैसे कैसे हैं देख लेते ज़रा। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश कहा जाता है। ऐसे देशों को विकसित देश भी कहा जाता है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $9,095 से ज़्यादा और $12,056 से कम है, उन्हें मध्यम आय वाले देश कहा जाते हैं। ऐसे देशों को विकासशील देश भी कहा जाता है, जैसे कि भारत। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। ऐसे देशों को अविकसित देश कहा गया है। तो 3 भागों में उन्होंने इसे विभाजित किया है। और इसकी सीमाएं क्या है, आइए ज़रा देख लेते हैं। विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय को अच्छा मापदंड नहीं माना जा सकता, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें ये पता नहीं चलेगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। इससे हमें विभिन्न देशों के लोगों की परिस्थितियों का भी पता नहीं चल पाता, इसीलिए राष्ट्रीय आय वर्गीकरण का अच्छा मापदंड नहीं माना गया है। ठीक है, तो बच्चों आओ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? हमने इससे पहले वीडियो में भी पढ़ा था।
आइए देख लेते हैं। विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की बहुत सी सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी अन्य मापदंड है जो विकास मापने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरे से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी आदि जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचता है। तो यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में जो विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। 3 बातें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी कहा है, आप चाहें तो ऊपर आई बटन में जा कर के उसके पूरे एक्सप्लेनेशंस को पढ़ सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? लोगों का स्वास्थ्य, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो औसत का प्रयोग किसी भी विषय या क्षेत्र का अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे देश में सभी लाभ अलग अलग आय प्राप्त करते हैं, किंतु देश के विकास स्तर को जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, जो औसत के माध्यम से ही निकाली जाती है। इससे हमें एक देश के विकास के स्तर के बारे में पता चलता है। किंतु क्या जो औसत का प्रयोग है, इसमें कोई सीमाएं भी हैं, समस्याएं भी हैं? तो औसत से किसी भी चीज़ का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसमें असमानताएं छिपी रहती हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि किसी देश में रहने वाले 4 परिवार में से 3 परिवार 500 रुपये कमाते हैं और एक परिवार आपका 48,000 रुपये कमा रही है, जबकि दूसरे देश में सभी परिवार 9,000 और 10,000 कमा रहे हैं। तो पहला देश में मैंने क्या देखा कि एक परिवार बहुत अच्छा कमा रहा है तो एक एकदम कम कमा रहा है, लेकिन अगर औसत निकालिएगा तो पहला वाला जो देश है उसका ज़्यादा औसत निकलेगा। तो ये आर्थिक असमानता को बताती है, जिससे कि हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं कि कौन सा देश जो है बेहतर स्थिति में है। ठीक है, समान स्तर को नहीं दर्शाती है ये। औसत के द्वारा हम समान स्तर को नहीं दर्शा सकते हैं, और जो औसत है उसमें जो है असमानताएं छिपी रहती है, इसका ये दोष है। आइए 7th क्वेश्चन को देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। तो देखिए बच्चों, यदि प्रति व्यक्ति जो आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा जाए तो हम पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय के विषय में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरे से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश के विकास के बारे में सोचते हैं तो औसत आय के ही केवल अन्य, उसके अलावा भी जो अन्य लक्ष्य है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा की किन शर्तों का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है? तो उत्तर क्या होगा इसका? भारत के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ऊर्जा वर्तमान स्रोत निम्नलिखित है: कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत ऊर्जा के अन्य स्रोत। ठीक है, ये सभी हम जानते हैं क्या? अनवीकरण संसाधन है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये लुप्त हो गए तो इसे पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम अगर इसे बचा के इस्तेमाल करें तो हम आगे के लिए भी इसको बचा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका जवाब आपको और अच्छे से बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित न रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों में भी मिले। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचेंगे। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है, अर्थात निरंतर जारी रखना है, तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों, आइए देखते हैं। धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। देखिए, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। तब ये संसाधन जो ये संसाधन हैं, साधन संसाधन बन जाते हैं। ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि मनुष्य बुद्धिमत्ता के साथ इन संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो ज़रूरत उनकी पूरी हो जाएगी। यदि संसाधनों का दुष्प्रयोग ना किए जाए तो इसका प्रयोग करके विकास की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जा सकता है, किंतु यदि इन संसाधनों का निजी लाभ के लिए उपयोग किया जाए और इन्हें जो है नष्ट किया जाए तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। यदि इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया जाए तो ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अनवीकरणीय संसाधन जो सीमित है और जिनका एक बार प्रयोग करने पर ख़त्म हो जाते हैं, उनका प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए या करना होगा। इसका प्रयोग करते समय हमें आगे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता को भी ध्यान रखना होगा। इस प्रकार उपरोक्त कथन से हम ये सीख निकाल सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग केवल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाए, ना कि निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। इससे ये संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आप आसपास देख रहे हैं। ठीक है, आप अपने आसपास जो देख रहे हैं, तो उत्तर देख लीजिए। कूड़े कचरे और अवांछित गंदगी से जल, वायु और भूमि का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण में गिरावट के बहुत से उदाहरण हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। आप सभी इनके बारे में जानते हैं, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि तालिका में दी गई प्रत्येक मद के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे। तो हम लोग इस तालिका को देख पा रहे हैं, आइए उत्तर को देख लेते हैं। तो तालिका विभिन्न मापदंडों के आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों के विकास की अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। इसमें प्रति व्यक्ति आय, संभावित आयु, साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात तथा मानव विकास सूचकांक क्रमांक का मापदंड बनाया गया है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर श्रीलंका सबसे ऊपर तथा म्यांमार सबसे नीचे है। जन्म के समय संभावित आयु, जीवन प्रत्याशा के आधार पर श्रीलंका सबसे ऊपर तथा म्यांमार सबसे नीचे है। साक्षरता दर के क्षेत्र में भी श्रीलंका सबसे ऊपर तथा बांग्लादेश सबसे नीचे है। सकल नामांकन अनुपात के आधार पर श्रीलंका सबसे ऊपर तथा पाकिस्तान सबसे नीचे है। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए बच्चों। नीचे दी गई तालिका में भारत में अल्पपोषित वयस्कों का अनुपात दिखाया गया है। ये वर्ष 2001 में देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम देख पा रहे हैं इस चार्ट में राज्य, पुरुष और महिलाओं दिए हुए हैं। राज्य में केरला, कर्नाटक और मध्य प्रदेश है। पुरुष की प्रतिशत और महिला की प्रतिशत दी गई है। आइए उत्तर को देखते हैं। तो उत्तर को देखने से पहले इसमें जो पूछा गया है वो देख लीजिए। पहले पूछा गया है कि केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तरों की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए। उपरोक्त आंकड़ों केरला और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तर को दर्शाते हैं। इसके अनुसार केरल में 22% पुरुष और 19% महिलाएं अल्प पोषित है, जबकि मध्य प्रदेश में 43% पुरुष और 42% महिलाएं अल्प पोषित हैं। इसका अर्थ है कि मध्य प्रदेश में अधिक लोग अल्प पोषित हैं। ख में क्या कहा गया है कि क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि देश के लगभग 40% लोग अल्प पोषित क्यों हैं? यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य पदार्थ हैं। अपने शब्दों में विवरण दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ख में देख लीजिए आप लोग नीचे कि देश में पर्याप्त अनाज होने के बावजूद
देश के 40% लोग अल्प पोषित हैं, क्योंकि अभी भी लगभग 40% लोग गरीब रेखा के नीचे हैं। ये व्यक्ति हैं, ये भी नहीं कमा पाते, इतना भी नहीं कमा पाते कि 2 समय की पर्याप्त खाना को खा सके या पा सके। इसीलिए देश में अनाज उपलब्ध होने के बावजूद ये उसे खरीद नहीं पाते और अल्प पोषित हो जाते हैं। देश में अनाज उपलब्ध होना ही अनिवार्य नहीं, उसका उपभोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि देश में असमान आय की वितरण है, जिसकी वजह से लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये कारण है कि वो अपने जो पर्याप्त पोषण है उसको नहीं उपलब्ध करा पाते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को मैंने यहीं समाप्त किया है। आगे और भी वीडियोज़ आएंगे, आप देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड ऑन द बेल बटन. Be with us for the more updates.